चले जी, स्टूडेंट्स आ गए हैं, आवाज क्लियर है सबको और स्क्रीन नजर आ रही है सबको। आई होप के कोई इशू नहीं होगा। चलिए फंक्शंस देख लेते हैं। ठीक है, जो मेजर इंटीग्रल फंक्शन होता है डीएनए का हमारी बॉडी में, वो ये है कि हमारी जनरेशन की, ठीक है, या उस इंडिविजुअल की जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी स्टोर होती है डीएनए में। ठीक है। अच्छा, एक और आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हमारे डीएनए में एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है, एक स्पेसिफिक जगह होती है, ठीक है, जो कि बिल्कुल अल्लाह ताला ने उसको स्पेशलाइज्ड किया है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो वो एरिया डीएनए में जिस पे ये सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उनको जीन कहा जाता है। ठीक है, अ कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन विच हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स इज नोन एज द जीनोम। एक कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो सेट होता है, ठीक है। अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है आम जबान में आपको बता देता हूँ। इस बच्चे का स्किन कलर, आई कलर, ठीक है, आयरिस का कलर, हेयर कलर, इसके अलावा इसकी कुछ पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स, ठीक है, इन सब को मिलाकर कहा जाता है जीनोम। ठीक है, वो पर्टिकुलर एरिया ऑन द डीएनए जिस पे ये इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उनको जीन कहा जाता है। आई होप कि ये क्लियर होगा। ठीक है, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो सबसे बड़ा वेयर हाउस है, सबसे बड़ा जो स्टोरेज हाउस है वो डीएनए है। ठीक है, इसके अलावा आरएनए हमेशा डीएनए से बनता है। आरएनए खुद पैदा नहीं होता है, इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी में तो होते हैं वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह। ठीक है, वायरसेस में स्पेशली कुछ आरएनए वायरसेस होते हैं, कुछ डीएनए वायरसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन डीएनए का एक मेजर रोल क्या है कि ये आरएनए को सिंथेसाइज करता है, आरएनए से बनता है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया पिछली स्लाइड में कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल हेलिकल होता है। ठीक है, अगर इसको आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है, वो इसके चेंज को, इसके जिप को ये खोल देता है। जैसे हम कोई बैग जैकेट वगैरह में जिप लगाते हैं ना, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, हम उसको यहाँ पर फिक्स करते हैं और चेंज ऊपर की तरफ लेके आ जाते हैं। ठीक है, उस एंजाइम को डीएनए पॉलीमरेज कहा जाता है। अब ये एंजाइम जब वापसी पे इस डीएनए के डबल स्ट्रक्चर को, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर को अनजिप करे, डीएनए को दो हिस्सों में डिवाइड करें, उस एंजाइम को कहा जाता है आरएनए पॉलीमरेज। और वो सिंगल स्ट्रैंडेड जो स्ट्रक्चर होता है उसको फिर आरएनए कहा जाता है। ठीक है, तो आरएनए हमेशा डीएनए से बनता है। जब वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाता है और कुदरती तौर पर उसमें थायमीन कन्वर्ट हो जाता है यूरेसिल में। ठीक है, अच्छा, जो नाइट्रोजनियस बेसिस की सीक्वेंसिंग होती है डीएनए में, वो डिटरमाइन करती है कि जो प्रोटीन बनेंगे वो कौन से प्रोटीन कौन से प्रोटीन बनेंगे। ठीक है, क्योंकि आरएनए का एक रोल होता है, इंतहाई मेजर रोल, वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। आरएनए हमारी बॉडी में कुछ आरएनए का एक पार्ट होता है जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी स्टोर होती है। ठीक है, लेकिन इसका जो मेजर रोल होता है, वाईफाई, एक मिनट में जरा, ये वाईफाई, अच्छा, सॉरी फॉर अनकन्वीनियंस। वो असल में मुझे सिग्नल आ गया कि लाइट आ गई है और लाइट के साथ साथ वाईफाई भी आ गया है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको वाईफाई पे कन्वर्ट। अच्छा, आवाज आ रही है सबको और स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी जी, शाबाश, जल्दी कहें, कोई इशू इशू तो गड़बड़ तो नहीं होगी, हमने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, ठीक ठाक चल रहे थे हम। अब आप भी बोल सकते हैं क्योंकि अभी सिग्नल सही नो हो। सर। नो सर मतलब इशू है या नहीं है? इशू सर। अच्छा, इशू नहीं है। नो, आए हाय, यस सर पहले कहते हैं फिर नो सर कहते हैं। हमारे बगजादा दानिश साहब कहते हैं कि जबरन 11 के कम, एनी हाउ। ठीक है, तो आई होप कि यस मींस, ठीक है ठीक है, यस का मतलब यस ही होता है, इतना हम समझ सकते हैं। फिर मुझे ये बताइएगा कि अभी तक आप लोग को डीएनए, आरएनए, आरएनए तो खैर हमने नहीं पढ़ा,
डीएनए, डीएनए और न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स, ये इतने मुश्किल कंसेप्ट तो नहीं लगे ना आप लोगों को जितना हमें मुश्किल नजर आते हैं? आसान है ना, इजी टू अंडरस्टैंड है ना, बेसिक बेसिक चीजें हैं, बेसिक कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, हमने बस सिर्फ ये नाम से हमें पता चल जाता है कि यार ये तो कोई, इससे नाम से पता चला कि खतरनाक टाइप की चीज है। ठीक है, लेकिन आई होप कि इस तरह की कोई बात आप लोग की जहन में नहीं आई होगी। चले, तो अब हम आ जाते हैं आरएनए पे। ठीक है, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा इसमें डिफरेंस इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है, साथ साथ में। अच्छा, आरएनए स्टैंड फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका मतलब है कि इसके जो फ्रंटोज शुगर है उसमें ऑक्सीजन पूरे हैं। ठीक है, डीएनए में एक ऑक्सीजन कम था इसलिए उसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जा रहा था। इस इसमें पूरे हम डीएनए की निस्बत, इसलिए इनको राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारे पास एक पॉलीमर है जो कि बना है न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से थे? नाइट्रोजनियस बेसिस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये तीनों से मिलकर ये आरएनए बना है, डीएनए भी इन्हीं से बना है। ठीक है, अच्छा, इनका मेजर रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। इसके अलावा कोडिंग, डिकोडिंग, रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, ये हम कोडिंग डिकोडिंग में आपको बता दूंगा। एक्सप्रेशन ऑफ जीन, डोमिनेंस और रिसेसिव की बात है, थोड़ा सा फिर इन डेप्थ हो जाएगा, उसको छोड़ देते हैं, वरना फिर मैं अगर वो जीन्स में चला जाऊं ना तो फिर मुझे उससे निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एनी हाउ, ठीक है। अच्छा, इसमें राइबोज शुगर होता है, उसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर था। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था, आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। मैंने आपको बता दिया ना कि जब डीएनए अनजिप होता है, ठीक है, डीएनए जब अनजिप होता है तो उससे आरएनए बनता है। ठीक है, अच्छा, बाकी अगर स्ट्रक्चर को देखें तो सेम होता है। इसका जो बैकबोन वो बना होता है पेंटोज शुगर या राइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से, सेम एज इट इज डीएनए। ठीक है, जबकि जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो बने होते हैं नाइट्रोजनियस बेसिस से, जिसमें साइटोसिन अटैच होता है ग्वानिन के साथ और एडेनिन अटैच होता है यूरेसिल के साथ। क्यों? क्योंकि आरएनए में थायामीन रिप्लेस हो जाता है यूरेसिल से। ठीक है, देखिए ये मैंने नीचे आप लोग की आसानी के लिए लिखा हुआ भी है। ठीक है, इनको आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है या आरएनए नाइट्रोजनियस बेसिस कहा जाता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। आई होप कि आरएनए क्लियर है। ठीक है, ये आरएनए है। अब देखिए ये सिंगल स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है। ये वैसे नजर आ रहा है, नजर का धोखा है जादूगरों की तरह, ठीक है, लेकिन है ये बिल्कुल सिंगल स्टैंडर्ड। इसको देखिए, ये सेम टू सेम आरएनए है। ठीक है, आरएनए हमेशा डीएनए सिंथेसाइज करता है, डीएनए प्रोड्यूस करता है आरएनए को, जबकि डीएनए खुद रेप्लिकेट होता है। मैंने, अगर आपको याद हो, जो सिंथेसिस फेज था सेल साइकिल में जब हम फार्मा पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसमें ये इस फेज में सिंथेसाइज होता है, रेप्लिकेट होता है, टापा बनता है इसका। एडेनिन, गुवानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये इसके नाइट्रोजनियस बेसिस होते हैं। ठीक है, इसका मेजर रोल क्या होता है? इसका मेजर रोल होता है हमारे बॉडी में जितने भी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, नॉन एसेंशियल इस सेंस में कि अगर हम इसको फूड से ना भी ले तो भी कोई इशू नहीं है, हमारी बॉडी इसको बायोलॉजिकली सिंथेसाइज कर लेती है। ठीक है, अब बायोलॉजिकली सिंथेसाइज इसको कौन करती है? इसको आरएनए करता है। ठीक है, अच्छा, और आरएनए कैसे सिंथेसाइज करता है ये हम थोड़ा सा इसको टच देंगे। कुछ आरएनए ऐसे होते हैं, कुछ आरएनए, ये इंसानों की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, जिनमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन बी होती है। ठीक है, जबकि हमारे पास जो वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि वायरसेस हो गए, उनमें ये क्या करता है कि एज अ होल जीनोम आरएनए कैरी करता है। ठीक है, इसीलिए तो पीसीआर किया जाता है ना, पहले एलाइजा किया जाता है। ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता कोई हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का पेशेंट हो तो उनके लिए बेसिक टेस्ट कौन सा होता है? एलाइजा होता है। एलाइजा कहते हैं ना, ELISA, इम्यूनो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये इसका फुल फॉर्म है। इसमें ये देखा जाता है कि इसमें वायरस की मौजूदगी है या नहीं है। अगर है तो फिर रिकमेंड किया जाता है पीसीआर। पीसीआर कंफर्मेटिव टेस्ट होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को। ठीक है, अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, अब मैंने आपको बहुत दफा जिक्र भी कर लिया, डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज को। ठीक है, तो पीसीआर कंफर्मेटिव टेस्ट है, वो ना सिर्फ
वायरस की डिटेक्शन बताता है, बल्कि यहां तक हमें बताता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल का टेस्ट है ना ये, यहां तक हमें ये बताता है कि ये वायरस डीएनए कैरी करता है या आरएनए कैरी करता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है यहाँ तक। तो कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें पूरा जीनोम कौन कैरी करता है या कौन एक्सप्रेस करता है, आरएनए एक्सप्रेस करता है। ठीक है, चलिए जी, इसको जरा देख लीजिए। ये डिफरेंस है नाइट्रोजनियस बेसिस थायामीन के, डीएनए में थायामीन, आरएनए में यूरेसिल। ठीक है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन ये सेम है, लेकिन शुगर में मसला ये है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, ये मसला नहीं है, ये यूनिकनेस है। ठीक है, आरएनए में राइबोज शुगर होता है। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगल स्टैंडर्ड होता है। अगर हम फंक्शन की बात करें तो लॉन्ग टर्म जितने भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा आरएनए की सिंथेसिस है, ये परफॉर्म करता है डीएनए, जबकि आरएनए क्या करता है, मेजर फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, इसके अलावा चूंकि ये बनता ही डीएनए से है, ठीक है, तो डीएनए इंफॉर्मेशन देता है कि हमें सेल में इस प्रोटीन की जरूरत है, उसके लिए ये वो इंफॉर्मेशन स्प्लिट होकर आरएनए को दे देता है, और आरएनए वही पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन बना देता है। अगर खुदा न खास्ता थोड़ी बहुत भी म्यूटेशन आ जाती है तो कैंसर हो जाती है। ठीक है, और बहुत ही खतरनाक लेवल की म्यूटेशन होती है। ये देखिए, ये जीन है, ठीक है, कंटेनिंग जेनेटिक इंस्ट्रक्शन यूज, देखिए न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग, इसको जरा देखिए, मेरे ख्याल में मैंने आपको ये पहले से बता दिया है, मुझे पता नहीं था कि इसमें जीन इंक्लूडेड था। ठीक है, वो पोर्शन ऑफ द डीएनए जिसपे जेनेटिक इंफॉर्मेशन के सेगमेंट्स होते हैं, उस पोर्शन को जीन्स कहा जाता है, कंप्लीट सेट को कहा जाता है जीनोम। ठीक है, अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि आरएनए आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की प्रोडक्शन कैसे करता है, दो प्रोसेसेस में होता है ये। एक को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, दूसरे को कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, अच्छा देखिए, जब डीएनए अनजिप हो जाता है, ठीक है, दो स्ट्रैंडेड आरएनए में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो उस आरएनए को कहते हैं मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, एमआरएनए कहा जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन की डिफिनीशन क्या है कि द कन्वर्जन और द सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम द डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें एक मैसेंजर आरएनए बनता है डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल से। ठीक है, तीन स्टेप मजीद भी होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। ठीक है, कि पहले ये स्टार्ट होता है, उसके बाद ये मॉलिक्यूल बढ़ता जाता है, फिर उसके ऊपर एक एंजाइम आता है और उसको काट देता है। तो ये तीन स्टेप्स में ट्रांसक्रिप्शन होती है, और ये कीड़े की तरह बाहर निकल आता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, मैसेंजर आरएनए बाहर निकल आ जाता है न्यूक्लियस से। ये ट्रांसक्रिप्शन होती है। अच्छा, अब देखिए, न्यूक्लियस के अंदर होता है हमेशा डीएनए, ठीक है, और हमारी बॉडी में, हमारे सेल में जो प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रियां होती हैं, उनको कहा जाता है राइबोसोम्स। क्या कहा जाता है उनको, राइबोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, तो सेल्स के अंदर जो प्रोटीन बनाने वाली कंपनीज हैं, ठीक है, वो राइबोसोम्स कहलाती है, वो होती है साइटोप्लाज्म में। तो मैसेंजर आरएनए डीएनए से निकलकर आ जाता है साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोसोल कहते हैं द लिक्विड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म को। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, मैसेंजर आरएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है, कोड्स होते हैं। कोड्स में आपको थोड़ी सी एक तस्वीर दिखा दूंगा कि जेनेटिक कोड्स कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, अच्छा, उनके पास डीएनए से कोड्स मिले होते हैं ना, वो ये कोड्स लेकर मैसेंजर आरएनए राइबोसोम में आ जाता है। राइबोसोम में एक और आरएनए मौजूद होता है, उसको कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। वो इस मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच्ड हो जाता है। ठीक है, उससे वो इंफॉर्मेशन खुद ले लेता है। ठीक है, इस प्रोसेस को डिकोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डिकोडिंग कहते हैं, या इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकल जबान में डिकोडिंग हो गया, क्योंकि कोड्स हमेशा, जीन्स हमेशा कोड्स और डिकोड होते हैं। ठीक है, मैसेंजर आरएनए डीएनए से
कोड्स ले लेता है, ठीक है, कोडिंग कर लेता है। मैसेंजर आरएनए उसको डिकोड कर लेता है। इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। अच्छा, अब ये ट्रांसफर आरएनए, सॉरी राइबोसोमल आरएनए, जो तल टाइप है आरएनए की, ठीक है, उसको ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। ट्रांसफर आरएनए को मैसेज दे देता है कि डीएनए की तरफ से हमें ये सीक्वेंस आई है। वो कहते हैं कोई टेंशन नहीं है, मुझे ये अमाइनो एसिड्स पता है कि ये हमें कहाँ कहाँ पे मिलेंगे। तो ये उन अमाइनो एसिड्स को जिनकी इंफॉर्मेशन, जिनके कोड्स डीएनए से मिली है, ठीक है, उनको ये लेकर आ जाता है, ठीक है। और होते कहाँ पर है? राइबोसोम में होते हैं। उनको एक जगह रख कर खुद इनके दरमियान सीमेंट की तरह अटैच हो जाता है। इसी तरह अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड्स की शक्ल में आपस में मिलकर डिफरेंट या वेरियस सीक्वेंस में मिलकर प्रोटीन बना लेते हैं। और ये प्रोटीन हमारी सेल का जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, ठीक है, उसके लिए इंतहाई इंटीग्रल कंपोनेंट होता है ये, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोग, तो ये होता है, देखिए इसको जरा एक नजर देख लीजिए, थोड़ा सा सिर्फ देख लीजिए कि ये होता क्या है। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये डीएनए है, ये हो गया अनजिप हो गया, देखिए ये डीएनए अनजिप हो गया, ठीक है। इससे बन गया ये मैसेंजर आरएनए, ये इस पे कोड्स लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आता है क्या कहते हैं उसको, राइबोसोम। राइबोसोम, ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम में आ गया, ठीक है। ये होता है आपका राइबोसोमल आरएनए, इसने इसको डिकोड कर लिया। ये होता है ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए कहता है कि मुझे बस कोड्स मौसूल हो चुके हैं और मैं इन्हीं जो अमाइनो एसिड्स है इनको मैं कहाँ से पकड़कर लेकर आता हूँ, ठीक है। ये देखिए मिथ्योनिन है, ल्यूकीन है, ग्लाइसिन, सेरीन, ठीक है, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, ग्लाइसिन, एस्परजीन, ट्रिप्टोफैन, ये सारे के सारे न्यूक्लिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। ये देखिए ये इस पे मुहर लगाता है, जैसे मशीन वगैरह नहीं होती, क्या कहते हैं उसको, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स को रखकर इस पे एक मुहर लगा लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि इनके अंदर इनको फिक्स कर लेता है, जोड़ लेता है, इस पे एक स्टैंप लगा लेते हैं कि चलो भाई तुम क्यूसी तुम्हारा पास हो गया, ठीक है। मैसेंजर आरएनए पे जो कोड्स लगते हैं, ठीक है, जो डीएनए से इसको मौसूल होते हैं, वो कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। इसी जमाने में मुझे इतना ज्यादा शौक था कि ये 64 का, ये 4x4 का टेबल था, ये मैं सारे के सारे, ये 64 जीन्स होते हैं, ठीक है, ये मैं बना सकता था, ये इंतहाई आसान है, ठीक है। अब ये देखिए, ये सीक्वेंसिंग है, ये कोडिंग्स है किसी भी अमाइनो एसिड्स के लिए, ठीक है। जैसे कि यू 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 सी, ये होता है फिनाइल एलेनिन का। यू यू ए यू यू जी, ये होता है ल्यूकीन का। इसका मतलब है कि अगर डीएनए से ये कोड्स मौसूल हो गए, ठीक है, तो डीएनए का मतलब यह है कि हमें चाहिए फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड चाहिए। इसके साथ ये भी मिल गए तो इसका मतलब है कि फिनाइल एलेनिन के साथ साथ सेरीन भी चाहिए, प्रोलीन भी चाहिए, वेलिन भी चाहिए, ठीक है। अच्छा। एक मिनट में इसमें एक चीज ढूंढ रहा हूँ, अगर वो मिल जाए तो मजा आ जाएगा। ये मिल गया। आप लोगों ने कभी सिकल सेल एनीमिया का नाम सुना है, या सिकल सेल डिजीज का? मेरे ख्याल में बच्चों में हम ये बहुत देखते थे, हेमाटोलॉजी में या फिर कहाँ, बोन मैरो ट्रांसप्लांट में। कभी नाम सुना है आप लोगों ने? जी। यस और नो तो कह सकते हैं ना। सिकल सेल एनीमिया का कभी नाम सुना है? ये आप लोग, आपने मैसेज अभी किया है या पहले किया था? पहले किया था। जी। बता दूं कि उसमें सिकल सेल एनीमिया में कहाँ पे मसला आता है जेनेटिक सीक्वेंस में? चलिए मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। देखिए, सिकल सेल एनीमिया में या सिकल सेल डिजीज में, नहीं सर कोई बात नहीं, अभी पहली दफा सुन रहे हैं, ठीक है, पहली दफा सुन लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सिकल सेल एनीमिया वो डिजीज कंडीशन होती है, डिजीज कंडीशन होती है जिसमें आरबीसी का स्ट्रक्चर वो डिटोरियोरेट हो जाता है और वो हाफ सिकल, सिकल दरांती को कहते हैं, ठीक है, पश्तो में उसको लोर कहते हैं, जिससे ये घास वगैरह को काटा जाता है। कुछ इस तरह से इनकम्प्लीट मून शेप के होते हैं, ठीक है। और आरबीसी क्या होते हैं, ये हमारे पास बाइनोक्यूलर, ठीक है, या बाई कनकेव डिस्क की शक्ल के होते हैं, ठीक है। जो पहले जमाने में जब हम बच्चे होते थे और 1 रुपए की 8 टाफिया जो नहीं आती थी ऑरेंज उसमें फ्लेवर में और ऑरेंज कलर में,
ठीक है, जिसके दरमियान में दोनों साइड एक दूसरे की तरफ चिपकी हुई होती है, इसको बाइकनकेव कहते हैं। तो आरबीसी का नॉर्मल स्ट्रक्चर ऐसे होता है, नॉर्मल नॉर्मल, जो हमारी और आपकी बॉडी में खून की रगों में दौड़ रहा है। ठीक है, सिकल सेल डिजीज में या सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है कि इनका स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बिगड़ जाता है कि वो फिर इनकम्प्लीट फॉर्म बनते हैं, इनकम्प्लीटली फॉर्म बनते हैं, कंप्लीट इनका शक्ल नहीं बनता, और वो हाफ मून या सिकल टाइप का बन जाते हैं। ठीक है, दरांती टाइप के बनते ये बोन मैरो में है, आते ये फिर ब्लड वेसल्स में है, बाहर की सर्कुलेशन में आते हैं। तो जब ये ब्लड वेसल की वॉल से टकराते हैं, आर्टरीज की वॉल से टकराते हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर कंप्लीटली फॉर्म्ड नहीं होता। ठीक है, तो जब ये टकराते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल की वॉल के साथ, तो ये टूटते हैं, इनकी ब्रेक डाउन होती है, खून की कमी आती है। जब इंसान की बॉडी में खून की कमी आती है, उस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। ठीक है, इस वजह से, क्योंकि इसमें इनकम्प्लीटली फॉर्म रेड ब्लड सेल्स बने हैं, सिकल शेप के बने हैं, तो इस कंडीशन को सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए आरबीसी में कौन सा प्रोटीन होता है? हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, तो जाहिर सी बात है इनका बिल्डिंग ब्लॉक्स अमाइनो एसिड्स हैं। सिकल सेल डिजीज में होता क्या है, सिकल सेल एनीमिया में यहाँ पर वेलिन रिप्लेस हो जाता है ग्लाइसिन से। ठीक है, कैसे रिप्लेस होता है? अब देखिए इनकी जरा थोड़ी सी जेनेटिक सीक्वेंस को देख लें, GUA और GUG, ये जेनेटिक सीक्वेंस है वेलिन के लिए। ठीक है, जबकि अगर आप लोग यहाँ पर देखें ग्लाइसिन को, आई होप कि आप लोग को माउस का कर्सर नजर आ रहा है, GGA और GGG। ठीक है, अब फर्स्ट और थर्ड लेटर सेम है यहाँ पर, फर्स्ट ये गुआनिन गुआनिन और एडेनिन। ठीक है, ऐसी सीक्वेंसिंग है, गुआनिन 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 ऐसी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो यूरेसिल है ये रिप्लेस जब हो जाए गुआनिन के साथ, तो वेलिन की जगह ग्लाइसिन बन जाता है। ठीक है, और कितना बड़ा मसला आता है कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बन गया, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बन गया, तो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर बन गया आरबीसीज का, एबनॉर्मल स्ट्रक्चर बन गया उसका। ठीक है, तो वो फिर वो कॉज करवाता है सिकल सेल डिजीज या सिकल सेल एनीमिया कॉज करवाता है, और ये बच्चे हमेशा ग्रोथ के लिहाज से रिटार्डेड होते हैं। ठीक है, मून फेस होता है, छोटे पत्ते होते हैं, और ब्लैक और पेल कलर के होते हैं, सांस चढ़ने में हमेशा सांस चढ़ते हैं उनको हार्ट रेटिंग की तेज होती है, थकावट ज्यादा हो जाती है। ठीक है, चलिए जी, तो ये हो गए फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, आई होप कि क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, चलिए जरा फंक्शंस तो हमने इतने सारे डिस्कस कर लिए, बस सिर्फ इसको एक नजर देख लीजिएगा। ठीक है, कि ये पॉलीमराइज होकर या मिलकर ये डीएनए और आरएनए बनाते हैं, इसका मतलब है कि दीज आर द मोनोमर्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, इसके अलावा ये न्यूक्लियोटाइड्स हमारी बॉडी में एज या हमारे सेल में एज एनर्जी की करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि हमने जिक्र किया है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का और गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। जीटीपी जब हम क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे इंशाल्लाह अजीज, तो उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज है, आई होप कि इसमें हम कौन कौन से पाथवेज पढ़ेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हम पाथवे पढ़ेंगे, क्योंकि ये ग्लूकोन्यूजेनेसिस की पाथवे है। ठीक है, या ग्लाइकोजेनेसिस की, और हम पढ़ेंगे मेरे ख्याल में ग्लाइकोलाइसिस हम पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप, लेकिन अगर मौका मिला तो ये भी इंशाल्लाह तआला हम पढ़ लेंगे। इसके अलावा ये जो बॉडी में कोएंजाइम्स होते हैं, ये कोएंजाइम्स फिर हाइड्रोजन की प्रोडक्शन में मदद देते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग एनर्जी प्रोडक्शन, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है हमारी बॉडी में, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उसमें उस पूरे प्रोसेस में ये हम FAD, FADH2, NADH, NADPH, इसका हम जिक्र जरूर करेंगे इंशाल्लाह ताला अजीज। अब सिर्फ ये होता है फ्लेविन एडेनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाई हाइड्रोजिनेज। ठीक है, या फॉस्फेट हाइड्रोजिनेज, ये इनके फुल फॉर्म होते हैं, इनको कोएंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, ये जो जब हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन पढ़ेंगे इंशाल्लाह अजीज, तो इसमें हम फिर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये हाइड्रोजन को डोनेट करते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन फिर क्या करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चले जरा इसको एक नजर देख लीजिए, अगर किसी को कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी दो चीजें कंफ्यूजिंग थी इसलिए मैंने छोड़ दी, इतनी इंफॉर्मेशन आप लोग। चलिए जी, क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए तैयार हो जाए, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। ठीक है, आप लोग भी अपने आप को रेडी कर ले, तब तक मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूँ।
क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पर जो स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं ना, हमें कुछ ना कुछ उनको फायदा मिले ना। क्वेश्चन और आंसर का सेशन वही स्टूडेंट अटेंड कर सकेंगे जो क्लास में प्रेजेंट हो। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स जितने भी होंगे वो सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर सुने और उस पर इक्तिफा करें।